सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों सभी जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टॉपिक को आगे बढ़ाएं। हम प्रतिशत में परीक्षा से संबंधित क्वेश्चंस हल कर रहे थे, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज हमको बहुत अच्छे क्वेश्चंस हल करने हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हल करने हैं। आइए साथियों सभी जुड़ जाइए, मैं सीधे क्वेश्चनों पर आने की कोशिश कर रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आज का, देख लीजिएगा साथियों। क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन का जवाब हम सबको मिलकर देना है, तय करना है क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से है। देखो साथियों, 60 विद्यार्थियों की एक परीक्षा में 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। आपको मालूम है टोटल 60 स्टूडेंट हैं, 60 में से 30% केवल इंग्लिश बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को बना देता हूँ ताकि आप लोग समझने में सुविधा हो जाएगी आपको। ये इंग्लिश वाले हैं, 60 में से 30% केवल इंग्लिश बोलते हैं, तो 60 का 30% मैं निकालूंगा और 60 का 30% निकालूंगा तो आप लोगों को मालूम है कितना आएगा, 18 स्टूडेंट आएंगे। 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि 20% केवल हिंदी बोलते हैं। साथियों ये जो लिख रखा है ये किसका है, हिंदी का है। 20% केवल हिंदी बोलते हैं, तो 60 का 20% यदि मैं निकालता हूं तो 60 का 20% कितना होगा, 6 दूनी 12। 12 स्टूडेंट केवल और केवल हिंदी बोलते हैं और 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। और सवाल में ये बात बोली गई है कि बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, बाकी के जो बच्चे कुछ हैं वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो आप में से कौन बताएगा टोटल स्टूडेंट कितने, 60 में से 18 और 12 गए तो कितने बचे, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए दोनों में कौन आएगा, 30 आएगा। समझिएगा क्वेश्चन कितना प्यारा है, कितना नॉर्मल है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन केवल इतना सा लिखा मेरे प्यारे साथियों कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, 18, केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 12, दोनों भाषाओं को बोलने वाले कितने हैं, 30। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी बोलने वाले मुझे बताने हैं, तो मेरे प्यारे साथियों हिंदी बोलने वाले मुझे बताने, टोटल हिंदी बोलने वाले मुझे बताना है। तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने, 12, और दोनों भाषा बोलने वाले कितने, 30। और ये आपका आंसर आ जाएगा 42। यदि सवाल आपसे पूछता कि केवल हिंदी 12 है, 30 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, और 18 ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या बोलते हैं, अंग्रेजी। यदि आपसे पूछता कि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, तो 18 + 30 दोनों को जोड़ता, केवल अंग्रेजी बोलने वाले 18, केवल हिंदी बोलने वाले 12, और हिंदी बोलने वाले तो आपको पता है हिंदी तो इस जगह तक आ रहा है ना। हिंदी बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 12 तो ये और 30 ये, कितने हो जाएंगे, 42 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई समस्या हो तो किसी भी प्रकार की। कितना प्यारा क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस हम लेके आएंगे आज आपके सामने। अगले क्वेश्चन तक बने रहें आप, एक बार इसको उतार लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के साथ फिर आपको जोड़ने की कोशिश। अगला क्वेश्चन, और ये स्क्रीन पर आ चुका है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्या है क्वेश्चन, देखो। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। आपको मालूम है कि किस में, गणित में कितने परसेंट, 65%। ये मैथ्स है, मैथ्स में कितने पास होते हैं, 65%। और भौतिकी में, ये भी आपको लिखा हुआ, फिजिक्स में भौतिकी में 48% पास हुए हैं, ये मुझे लिखा हुआ है। सवाल पर गौर करना। और यूँ कह रहा है 30% दोनों में पास हुए हैं। साथियों 30% किस में है, दोनों में है। ये दोनों में ये इंक्लूड हो रहा है 30%। अब सवाल ये कहना चाह रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। ये जो दे रखा है ये तो मुझे पास का दे रखा है। मैथ में 65% पास है, भौतिकी में 48% पास है, और दोनों में 30% पास है। यदि मैं आपसे पूछूं केवल मैथ में, तो बेटा मैथ तो इस जगह तक है, केवल मैथ में तो इस 30 को हटाना पड़ेगा। 65 में से कितना घटा दूँ, 30, तो आपके पास ये जवाब आ जाता है कि केवल मैथ में 35% स्टूडेंट पास होते हैं।
यदि मैं पूछूं कि केवल फिजिक्स में कितने हैं, तो भौतिकी में मतलब फिजिक्स में 48% है, ये 48 में तो 30 भी शामिल है। मुझे केवल फिजिक्स में बताना है तो 48 में से ये 30 को हटा देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 18% केवल और केवल फिजिक्स में पास है। मुझे ये बताना है कि टोटल पास कितने हैं, तो आप लोगों के पास एक जवाब आ जाएगा। टोटल पास के लिए क्या करना है कि मैथ में कितने हैं 35, अच्छा 35%, ये फिजिक्स में कितने हैं 18, और दोनों में कितने पास हैं 30। ये 30 एक बार ही तो शामिल होगा। अब आप में से कौन बताएगा, 8 5 13 का 3 हासिल के 1 4 और 1 5 5 और 3 8, 83% स्टूडेंट ऐसे हैं जो टोटल पास होते हैं। मुझसे पूछा टोटल फेल कितने होते हैं, तो आपके पास में जवाब हो जाएगा टोटल फेल कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों, बताओ। 100 में से 83% पास होते हैं, तो फेल कितने होते हैं 17% इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। सवाल इस प्रकार से है कि मैथ में पास होने वाले 65 है, अच्छा, और ये फिजिक्स में पास होने वाले कितने हैं 48, और दोनों में पास होने वाले कितने हैं 30। अब आप में से मुझे कौन बताएगा 65 में ये 30 भी इंक्लूड है और ये 48 में ये 30 भी इंक्लूड है। तो आइए केवल मैं मैथ की बात करता हूं, तो केवल मैथ में 35, केवल फिजिक्स में 18 और दोनों में कितने हैं 30। आइए साथियों इन तीनों को मैं जोड़ देता हूं, तो टोटल क्या हो गए पास 83%, और जब 83% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे 17%। 17% इज द करेक्ट आंसर। और मैं अगले क्वेश्चन के साथ फिर आपको जोड़ने की कोशिश। थैंक यू सो मच दोस्तों, उतारिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखना साथियों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार का। अगला सवाल बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए। अब की बार फेल की बात कर रहा है, कोई बात नहीं। तो मैथमेटिक्स में ये मैथ में जो फेल हो रहे हैं उनकी परसेंट मुझे दे रखा है, कितना परसेंट है मेरे प्यारे साथियों 35%, और इसके बाद में 25% अंग्रेजी में फेल हुए। अब मेरे प्यारे साथियों ये इंग्लिश में भी फेल मुझे दे रखा है, और इंग्लिश में फेल कितना दे रखा है 25%। और सवाल ये कहना चाह रहा है कि दोनों में 10% फेल हुए, दोनों सब्जेक्टों में मैथ और इंग्लिश दोनों में 10% फेल हुए हैं। तो आपसे पूछा है दोनों में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों दोनों में फेल कितने हो रहे हैं 10, मैथ में कितने 35, तो केवल मैथ में कितने हो जाएंगे 25। ये 25 कैसे आया, 35 में से 10 गए तो 25, ये 35 तो इस प्रकार से है, इस 10 को हटा दूंगा तो केवल मैथ में कितने आ जाएंगे 25। आपको पता है इंग्लिश में कितने हैं 25, इस 25 में तो ये 10 भी शामिल है, केवल इंग्लिश में कितने आ जाएंगे 15%। अब आप एक बात बताओ टोटल फेल कितने हो जाएंगे। टोटल फेल का जो रेशो आएगा, जो टोटल आएगा वो क्या आएगा 25 + 10 + 15, ये टोटल फेल है। 25 और 15 40 और 10 50% विद्यार्थी क्या होते हैं फेल होते हैं। तो मुझसे पूछा है टोटल पास कितने हुए मेरे प्यारे साथियों। जब आपको ये कन्फर्म है कि 50% फेल है तो 50% क्या हो जाएगा पास, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न के सवाल आप लोग हल कर रहे हो। थैंक यू सो मच, एक बार इसको उतारिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आप रेडी रहिएगा। बहुत प्यारे क्वेश्चनों से आपको जोड़ने की कोशिश मेरी। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोग तैयार हो जाइएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का। देखना क्या है क्वेश्चन, लगा दीजिएगा स्क्रीन पर, और ये आ चुका है स्क्रीन पर, आप लोग पढ़िएगा। सवाल मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा हूँ, देखिएगा आप सब। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि गाय रखने वाले हैं काऊ। 60% ऐसे लोग हैं जो क्या रखते हैं गाय रखते हैं, एक गाय रखते हैं। और 30% परिवारों के पास एक भैंस है। ये गुजरन का है, और ये इनकी संख्या कितनी है, भैंस रखने वालों की संख्या कितनी है 30%। 30% ऐसे लोग हैं जो भैंस रखते हैं, और 60% ऐसे हैं जो क्या रखते हैं गाय। और सवाल में क्या रखा है 15% परिवारों के पास एक गाय तथा भैंस दोनों हैं। 15% ऐसे हैं जो गाय भी रखते हैं और भैंस भी रखते हैं। सवाल ये पूछा है गांव में कुल 96 परिवार है, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। ऐसे कितने परिवार है जिनके पास जानवर नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि गाय भी नहीं होनी चाहिए और भैंस भी नहीं होनी चाहिए। तो आप में से मुझे कौन बताएगा केवल गाय वाले कितने आ जाएंगे, 60 में से 15 घटा दिया,
आप बोलोगे सर 45% ऐसे हैं जो केवल और केवल गाय रखते हैं। अब केवल भैंस रखने वाले कितने आ जाएंगे? 30 में से 15 घटा दिया, 15%। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन बताएगा? गाय वाले, भैंस वाले या दोनों रखने वालों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? चाहे गाय रखो या भैंस रखो या फिर दोनों रखो, इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 45 तो केवल गाय रखने वाले, 15 केवल भैंस रखने वाले और 15 क्या हो जाएंगे? दोनों रखने वाले। इन सबको जोड़ता हूँ तो ये हो गया आपके पास कितना परसेंट? 15 दूनी 30 और 45 कितना हो गया? 75%। तो बताओ जो दोनों नहीं रखते हैं, नहीं रखने वाले, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 25%। आपसे पूछा है टोटल परिवार कितने हैं? 96। अब 96 का 25% ऐसे हैं जो न तो गाय रखते हैं न भैंस रखते हैं, कुछ भी नहीं रखते हैं। ये 4 और ये 4 से कितनी बार कट जाएगा? 24 बार। 24 परिवार ऐसे 96 में से जो न तो गाय रखते हैं न भैंस रखते हैं न दोनों रखते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, उसी बेस पर है। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चन के साथ फिर जुड़ने की और जोड़ने की कोशिश, आपको अच्छे क्वेश्चनों तक पहुंचाने की कोशिश। थैंक यू सो मच दोस्तों। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपको जोड़ने की कोशिश। बहुत प्यारा सवाल आपके सामने देखना स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। खर्चा करता है साहब कितना परसेंट? 60% खर्च करता है। अब सवाल ये कहना चाह रहा है कि उसकी आय 15% बढ़ गई, और जैसे ही आदमी की आय बढ़ती है साथियों तो खर्चा भी अपने आप बढ़ने लग जाता है। कोई आदमी 1000 रुपये कमाता है तो वो 800 रुपये खर्च करता है, कोई आदमी 2000 रुपये कमाता है तो वो जैसे जैसे आदमी की आय बढ़ती है, यदि कोई आदमी लाखों रुपये कमाता है तो वो खर्चा भी लाखों में ही करता है। आप लोग ऐसे मत सोचा करो, ये निश्चित है कि जैसे जैसे आदमी की आय बढ़ती है ना तो खर्चा भी बढ़ता है। तो सवाल ने क्या बोला है कि एक आदमी पहले 60% खर्च करता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में उसकी आय 15% बढ़ गई, उसकी जो भी आय थी उसमें 15% की बढ़ोतरी हो गई, तो खर्च भी 15% बढ़ जाता है। आपसे पूछा है बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, बचत में कितने परसेंट का चेंजेज हुआ, ये मुझे बताना है। बचत बढ़ी है कि घटी है, बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है और घटी है तो कितनी घटी है, ये मुझे बताना है। मेरे प्यारे साथियों, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो आप, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो क्या बनेगी? 3/5। 3/5 का मतलब क्या हो गया? यदि उसकी आय 5 रुपये है तो वो खर्च कितना करता है? 3 रुपये। यही हुआ इसका मतलब। भाई 60% को आप क्या लिखोगे? 60/100, 20 × 60, 20×5 100। 3 रुपये खर्चा है तो आय कितनी है? 5 रुपये में से वह 3 रुपये खर्च करता है। अब सवाल कितना सिंपल बन गया ये देखो आप। मैं यहाँ लिख देता हूँ आय, और ये लिख देता हूँ मैं खर्च, और यहाँ लिख देता हूँ मैं बचत। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। आप में से कौन बताएगा? आय के 1 रुपया है 5, तो खर्च के 1 है 3, तो बचत कितनी हो जाएगी? 2। ये 2 कहाँ से आया? आप यार इतनी भी छोटी बात को पूछोगे क्या? मैं 5 रुपये कमाता हूँ जिसमें से 3 रुपये खर्च करता हूँ, तो बचत कितनी करता हूँ? 2 रुपये की। अब आप एक बात बताओ, इनसे सवाल जल्दी हल नहीं होगा। मैंने क्या मान लिया? इनके पीछे डबल जीरो मान लिए। आप कितना भी मान सकते हो, 50, इसको 30, इसको 20 मान सकते हो, इसको 5000, इसको 3000, इसको 2000 मान सकते हो। परसेंटेज में कोई चेंजेज नहीं होगा। और ये मैंने इसलिए माना ताकि कैलकुलेशन सिंपल बन जाए। 500 रुपये कमाता हूँ, 300 रुपये खर्च करता हूँ, 200 रुपये बचाता हूँ। सवाल ने ये बोला है कि आपकी आय बढ़ गई 15%, तो खर्चा भी तो बढ़ गया कितना परसेंट? 15%। अब आपसे पूछा बचत में क्या परिवर्तन होगा, ये मुझसे सवाल पूछा है। इसके बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछा, बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी तो कितने की होगी और कमी होगी तो कितने की कमी होगी। क्या आप लोग यहां तक बात को समझ पा रहे हो क्या? एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। देखो साथियों, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो 3/5 होगी। 5 रुपये आय तो खर्चा कितना हो गया? 3। ये बात मैंने यहाँ लिख दी। 5 आय
तो खर्चा हो गया 3, तो बचत कितनी हो गई 2। अब आप में से मुझे कौन बताएगा, मैंने ये 500 मान लिया, ये 300 मान लिया और ये कितना मान लिया 200। अब आय बढ़ गई आदमी की, कितनी बढ़ गई 15% बढ़ गई, तो मेरे प्यारे साथियों खर्चा भी बढ़ गया 15%। तो बचत में क्या चेंजेज होगा ये मुझे बताना है। अब आप में से मुझे कौन बताएगा 500 का 15% कितना होगा, 500 का 15% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 5 75 रुपये बढ़ गए सब। आय कितने रुपए बढ़ गई, 75 रुपये बढ़ गई। पहले आय कितनी थी 500, अब 575 हो जाएगी। अच्छा खर्च भी 30% बढ़ गया, आप 300 का 15% निकालो, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 थी 45 रुपये बढ़ गया। अब काफ़ी विद्यार्थी क्या करेंगे पता है, इसको करेंगे 575, ठीक है मैंने कर दिया 575, और नया खर्चा क्या हो जाएगा 345। अब आप इसमें से इसको घटाओगे ना तो पता है क्या आएगा 230 रुपये आएंगे। आपको ऐसे नहीं करना है, ये नीचे वाली लाइन बिल्कुल नहीं लिखनी है, इसकी जगह पे एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखना है। वो क्या सीखना है ये देखो आप, मैंने इसको डिलीट मारा साथियों। नया कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, आप एक बात बताओ, मेरे जो भी पहले की आय थी, जो भी खर्चा था, बचत 200 रुपये की मुझे दे रखी है। अब मैं आय में 75 रुपये बढ़ा रहा हूँ, लेकिन खर्च भी तो 45 रुपये बढ़ा रहा हूँ, तो बताओ आय कितनी बढ़ जाए, बचत कितनी बढ़ जाएगी 30 रुपये। ये 30 रुपये कैसे आया, ये इन दोनों का अंतर देखो। ये मुझे नीचे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े, एक लाइन मत बढ़ाओ आप। मैंने 75 रुपये ज़्यादा कमाना स्टार्ट कर दिया तो 45 रुपये ज़्यादा खर्च करना भी स्टार्ट कर दिया, तो आप में से कौन बताएगा मैं 30 रुपये तो फिर भी ज़्यादा बचा रहा हूँ पहले से 30 रुपये। आप ये बताओ पहले से 75 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ तो पहले से 45 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ, तो आप ये एक बात बताओ मुझे कितने रुपये ज़्यादा बचा रहा हूँ मैं 30। बताओ कितने की वृद्धि हो जाएगी बचत में। बचत में वृद्धि मुझसे पूछा है, बचत में परिवर्तन मुझसे पूछा है। 30 की वृद्धि होगी किस पर, 200 पर। गुणा क्या कर दूंगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 से मैंने इसको काटा, कितना परसेंट आपका आंसर 15%। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। और एक और सवाल मैं फिर ऐसा का ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम लेके आना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप ये मत सोचना ये 15 और ये 15 तो ये भी 15 आ गया, ऐसा जरूरी नहीं है। अगले सवाल में देखना। थैंक यू, एक बार उतारिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपको जोड़ने की कोशिश। अगला सवाल आपके हवाले बिल्कुल सेम इसी प्रकार का लिखूंगा, सवाल देखना साथियों। और ये स्क्रीन पर आ चुका है आपका अगला सवाल, देखना चाहिए साथियों। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। इतना कहते ही पहले आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, 75% खर्च करता, 75% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 3/4, मतलब आय कितने रुपये है 4, तो खर्च कितना करता है 3। आप जमा दीजिएगा नीचे क्वेश्चन को, बाद में क्वेश्चन में बाद में पढ़ूंगा। ये आय, ये खर्च, और ये क्या हो गया साथियों बचत। मेरे प्यारे साथियों आय कितनी है 4, खर्च कितना है 3, तो बचत कितने की हो गई 1 की। इतना तो कॉमन सेंस हो गया। सवाल को हल करने के लिए मैंने इनके पीछे डबल जीरो लगा दिया। 400 रुपये कमाता हूँ तो 300 खर्च करता हूँ, तो बचत कितने करता हूँ 100 रुपये की। अब सवाल पढ़ता हूँ, इसके बाद में कितना इजी सवाल बन गया, पहले जैसा ही सवाल है सेम टू सेम। देखो सवाल ने क्या बात बोली है कि 20% आय बढ़ जाए। बताओ आय कितनी बढ़ रही है 20%, और उसका खर्चा 10% बढ़ जाए, खर्चा 10% बढ़ रहा है। तो सवाल ये पूछिए बचत में क्या परिवर्तन होगा, ये मुझसे पूछा है। मेरे प्यारे साथियों अभी जो सवाल बताया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप खुद भी हल करने की कोशिश करना। अब आप में से 400 का 20% क्या होगा 80। आय 80 रुपये बढ़ रही है मेरे प्यारे साथियों, तो खर्च कितना बढ़ रहा है 300 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 रुपये ये खर्चा बढ़ गया। अब आप प्लीज तय करना, यदि 80 रुपये आय बढ़ रही है तो 30 रुपये खर्चा बढ़ रहा है, तो बचत कितनी बढ़ जाएगी 50। आप ऐसे मत करना 480 में से 330 घटाओगे तो भी यही आएगा 150 आएगा, करके देख लेना भले से। मैं यूँ कह रहा हूँ आपको डायरेक्ट ही बताना है ऐसे। इन दोनों का अंतर ही तो आय में बचत में वृद्धि होगी। 50 रुपये ज़्यादा बचा रहा है, बताओ परसेंटेज में मुझे बताना है, तो बचत में वृद्धि मुझे बताना है। बचत में वृद्धि कितने परसेंट की हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों 50%। मैंने डायरेक्ट परसेंट क्यों लगाया, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहा हूँ 100 से। जब 100 से कंपेयर करते हो तो डायरेक्ट परसेंट लगाया जा सकता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अगला सवाल, और फिर मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, एक बार उतारिएगा। तो एक और सवाल मैं आपको, अच्छा इसमें थोड़ा सा एक चेंजेज कर रहा हूँ अगले सवाल में, देखना क्या चेंजेज कर रहा हूँ साथियों, वो आप लोगों को समझना है। थोड़ा सा चेंजेज कर रहा हूँ, कारण क्या है कि देखो क्या कारण है, क्वेश्चन जमा देता हूँ पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन पर, उसके बाद में अगले क्वेश्चन से फिर आपके साथ।
जी स्क्रीन पर पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है। एक आदमी 8,550 रुपये की अपनी आय में से, देखो साथियों कितनी आय, 8,550 रुपये की आय। अब आय में से वह 5700 रुपये खर्च करता है। ये देखो आप खर्च कितनी कर देता है वो, 5700 रुपये करता है। अब यूँ कहना चाह रहा है आय और खर्चा 19 और 13% बढ़ जाए। आय तो 19% बढ़ जाए और खर्चा कितना बढ़ जाए, 13%। तो सवाल ये कह रहा है बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। आय बढ़ रही है 19%, खर्चा बढ़ रहा है 13%, तो बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा ये मुझे बताना है। मेरे प्यारे साथियों अब लड़का क्या करेगा, आय लिख दी, खर्चा लिख दिया, बचत लिख देगा नीचे। ऐसे नहीं करना है आपको। यदि फिर इसका 19% निकालोगे तो बड़ा टफ नहीं पड़ेगा क्या, बताओ। कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन करने में आपको समय चाहिए। फिर अब मैं यूँ कहना चाहता हूँ, देखो 0 से गया 0, अब इसको काट दो आप। 5 से काटा, 5 एकम 5, बचा 3, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा 2, 5 को 20। अब मैं इसको काट रहा हूँ और आगे इसको भी काट रहा हूँ, इसको भी काट रहा हूँ। आय और खर्चे का अनुपात निकाल रहा हूँ मैं आपके सामने। अब आप में से कौन बताएगा, 19 छक्का 114 और 19 नाम 171, फिर 3 से काटा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। मेरे प्यारे साथियों आप फाइनली ये बोल सकते हो कि आय और खर्चा का जो अनुपात होगा, आय और खर्चा का जो अनुपात होगा वो होगा 3:2 और बचत कितनी हो जाएगी, 1। मेरे प्यारे साथियों आपको ये तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। संख्याएं चाहे कितनी कितनी बड़ी आ जाए, एग्जाम में आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं देगा, उनका जब आप 19% निकालोगे, उनका जब 13% निकालोगे तो समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज में ही तो पूछा है मुझसे कितना परसेंट परिवर्तन होगा, तो ऐसे अनुपात में मान निकालना। अब इसको मान लिया 300, इसको मान लिया 200 और इसको मान लिया 100। आप इससे भी करोगे ना तो समय ज़्यादा बर्बाद होगा, आपका उत्तर वही आएगा। सवाल ने ये बोला है इसकी आय 19% बढ़ जाए और खर्चा 13% बढ़ जाए, तो बताओ इसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो बताओ 19% का मतलब 2 0 से 2 0, 19 57 रुपये बढ़ गए, आय 57 रुपये बढ़ गई। ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 रुपये खर्चा बढ़ गया। तो बचत कितने परसेंट बताओ, इसमें से इसको घटा दूँ, ये आपके पास आएगा 31 रुपये की बचत बढ़ जाएगी। पहले 100 रुपये की बचत करता था, अब 131 की बचत करने लग जाएगा। आपको बताना बचत में वृद्धि कितनी की हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों आप फाइनली ये बोल दोगे कितना परसेंट, 31% बोल दोगे। परसेंट क्यों बोला, क्योंकि मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, 100 से कर रहा हूँ। जब 100 से तुलना की जाती है तो डायरेक्ट परसेंट लगाया जा सकता है। आप यदि इसका 19% निकालोगे तो आपको 2 मिनट चाहिए। मैंने 300 का 19% डायरेक्ट सेकंडों में जवाब दे दिया। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, और ये समझ में आ रही होगी तो आगे का कॉन्सेप्ट आपको बताते चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, एक बार उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट, जो भी आपको बेटर लगे एक बार लीजिएगा। जी दोस्तों अगले क्वेश्चन से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखना आप लोग जुड़ने की कोशिश करना। बहुत ही प्यारा सवाल लेके आया हूँ। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूँ, देखना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फिर क्या है, किसी शहर की जनसंख्या पहले बार 16.2/3% बढ़ती है। पहली साल में 16.2/3% बढ़ती है। ये मैंने लगा दिया बढ़ती है तो किसका चिन्ह लगा दिया, प्लस का। आगे सुनो, दूसरे वर्ष 37.1/2% घटती है। सेकेंड ईयर में क्या होता है, 37.1/2% क्या होती है, घटती है। आगे सुनना साथियों, और तीसरे वर्ष में 57.1/7, तीसरे साल में 57.1/7% बढ़ती है। सवाल ये कहना चाह रहा है, तो बताइए वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 है। 1,65,000 है, 3 साल के बाद में जनसंख्या कितनी है, 1,65,000 है। तो वर्तमान की जनसंख्या मुझे बतानी है, इस समय की जनसंख्या मुझे बतानी है। ये लो, मैं इस सवाल को 2 तरीके से करूँगा, जो भी तरीका आपको पसंद आ जाए ले जाना दोस्तों। बहुत ही दोनों तरीके बहुत ही सिंपल है। आप लोग, मैं इस जो तरीके बता रहा हूँ इनके अलावा कोई से भी तरीके से करके देखना, और समय कम आ जाए आपके अकॉर्डिंग तो मुझे बताना ज़रूर। आपकी कसम, मैं चाहे कोई सा भी तरीका कर लूँ, 2 तरीके बता रहा हूँ, दोनों ही शॉर्टकट है, दोनों ही अच्छे हैं। देखना सवाल आपका ये है कि बताओ 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 है, तो वर्तमान में उसकी जनसंख्या
कितनी होगी ये मुझे बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा? बिल्कुल सिंपल है। 3 साल बाद की जनसंख्या मुझे दे रखी है, वर्तमान की जनसंख्या मुझसे पूछी है। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो 1/6। ओके, पहले जनसंख्या 6 थी तो अब 1 बढ़ जाएगी। 37 से ही 1/2 की फ्रैक्शन बनाता हूं तो क्या बनेगी? 3/8, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 57 से ही 1/7 की ये फ्रैक्शन क्या बनेगी? 4/7। अब आपको केवल ये फ्रैक्शन बदलना, मैंने इसीलिए तो कहा था ये भिन्नों को परिवर्तन करना, परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, बस पहली वाली वीडियो को आपने देख ली तो इनका सवाल तो सेकंडों में आ जाएगा। कैसे बताओगे? वर्तमान में जनसंख्या x है, 6 पैसे 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 7/6। 8 पैसे 3 घट गई तो 5/8। 7 पैसे 4 बढ़ गई तो 11/7 बराबर 1,65,000। ये लो, इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया। कितना लॉजिकल सवाल है, देखो आप केवल ये लाइन याद हो जाए आपको, जो पहले दिन ही जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था उसी दिन। 6 पैसे 1 बढ़ गई 7/6, 8 पैसे 3 घट गई 5/8, 7 पैसे 4 बढ़ गई 11/7। अब काटना है तो मैं काट रहा हूँ आपके सामने, देखना, कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, काट ही तो रहा हूँ। ये लो, 11 से काटा, 11 एकम 11, बच्चे 5, 11 पंजो 55। ये लो, 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 3000। और x बराबर क्या हो जाएगा? 8 6 48, 48 गुणा 3000। एक 1,44,000 थी 3 साल पहले, अब वर्तमान में कितने के? 1,65,000। मैं इसी सवाल को एक और तरीके से कर रहा हूं, जो आप CI पढ़ोगे, जो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे, उस तरीके से बता रहा हूं। देखो आप चक्रवृद्धि ब्याज से कैसे पढ़ोगे। पहले जनसंख्या की 1 थी 6, अब कितनी हो गई? 7, 1 बढ़ गई। पहले कितनी थी? 8, अब 3 घट गई, कितनी रह गई? 5। 7 थी पहले, अब कितनी हो गई? 4, 11। बताओ कौन बताएगा? 7 से 7 कैंसिल आउट, 8 6 48, और ये कितना हो गया? 11 पंजो 55। मुझे 3 साल बाद की जनसंख्या दे रखी है, मतलब 55 इकाई का मान मुझे दे रखा है, 1,65,000 है। तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा? बताओ, 1 इकाई का मान हो जाएगा 55 × 165, तो 48 इकाई का मान मुझे बताना है। 48 गुणा 3000, ये आपका आ जाएगा 1,44,000। ये आपने जो किया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का मेथड है। पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आपको ऐसे ही हल करना है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, और ये तरीका समझ में आया तो ये भी अच्छा है, और ये आया हो तो और भी अच्छा है। जो भी तरीका आपको आया है ले जाओ घर, सब दोस्तों को बताओ, सबको बताओ कि क्या तरीका बताने चल रहे हैं यार आजकल, यूं ही सेकंडों में जवाब आने लग रहे हैं। आप प्लीज़ इतना सा कर्तव्य कीजिएगा, मैं और भी ऊर्जा और मेहनत के साथ आपको पढ़ाने में लग रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बार उतारिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जी। अगला सवाल स्क्रीन पर, अगले सवाल के लिए तैयार रहो। अगला सवाल भी मैं वही 2 तरीके से बताऊंगा, देखना साथियों कैसे हम पढ़ेंगे। अगला सवाल देखना, सवाल कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखो क्या है, मैं लिख चुका हूं, आप लोग पढ़ना कि एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है। परिवहन पर कितना खर्च करता है? 5% खर्च करता है। और क्या कह रहा है कि बची हुई आय का 20% खाने पर, शेष जो बची है, शेष का 20% किस पर खर्च करता है? खाने पर खर्च करता है। ये भी मैंने लिख दिया। इसके बाद में यूँ कह रहा है कि 120 रुपये दान देता है। दान में भी दे देता है, वो कितना रुपया देता है साथियों? 120 रुपये देता है। अब आपसे ये कह रहा है कि बताओ, अब उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, इसके बाद में उसके पास कितने रुपये बचते हैं? ये बचत है उसकी। अब आपसे सवाल ये कहना चाह रहा है, बताइए उसकी आय कितनी होगी? आय मुझे बताना है मेरे प्यारे साथियों। मैं वही 2 तरीके, पहला तरीका आप लोगों को बिल्कुल x मान के, अब आप में से कौन बताएगा? उसकी आय मान ली मैंने x। ओके, 5% का फ्रैक्शन क्या बनता है? 1/20। 20 रुपये में से 1 रुपया वो खर्च कर देता है, तो कितना बचा? 19/20। 20 में से 1 रुपया वो खर्च कर देता है यात्रा पर, परिवहन का मतलब यात्रा पर। 20 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 19/20। ये शेष ही तो है। 20% खाने पर 20% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/5। 5 में से 1 रुपया खर्च कर देता है तो कितना बचा? 4/5। और 1200 रुपये उसने और दे दिए दान में। उसके बाद में उसके पास कितने बचे? 1400। खत्म मैटर। बताओ
कहीं दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती मेरे प्यारे दोस्तों। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब देखो आप 4 पंजो 20, ये 19 x बटा नीचे क्या बच गया 25, ये इधर जाएगा 120 है, सॉरी ये 1200 नहीं है 120, 120 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1520, 1520 19 से काट दिया, 19 अट्ठे 120, x बराबर क्या हो जाएगा 25 अट्ठे 200 और ये 0 के 0। बताओ उसकी आय कितनी हो जाएगी 2000। ये लो, मैंने सेकंड तरीका जो आपको बताया, आप चक्रवृद्धि ब्याज केवल इसी पैटर्न पे पढ़ो, इतने सी जगह पे मैं आंसर दे दूंगा आपको। बताओ कैसे? 5% पहले 20 रुपये थी, 1 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा 19। देखो आप 20 में से कितना खर्च कर दिया, 1 खर्च कर दिया, कितना बचा 19। अब आप में से कौन बताएगा? 5 में से फिर 1 खर्च कर दिया, कितना बचा 4। अब आप में से कौन बताएगा ये कितना हो जाएगा 20 पंजो 100 और 19 चौको 76। और भी काटना चाहो तो इसको काट सकते हो, ये 50 और ये 4 से काट दिया ना मैंने इसको। चाहे आप इसी जगह पे भी काट सकते हो इसको, 4 पंजो 20, 50 25 और ये क्या हो जाएगा 19। आप एक बात बताओ, उसके पास टोटल बचत कितने 120 रुपये दान दे रहा है और बचत कितने 1400, तो कितने रुपए शेष बच रहे हैं उसके पास 1520। ये 120 रुपये दान नहीं देता तो 1520 रुपये बचते। मैंने दान का कुछ संभाला ही नहीं, मैंने तो अलग ही बचा लिया इसको। अब 19 से काट दिया, 1 इकाई बराबर 19 अट्ठे 112। मुझे आय बतानी है तो 25 इकाई बराबर 1 इकाई का मान 80, तो 25 इकाई बराबर 25 अट्ठे 200, ये 2000। पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आप इसी बेस पर हल कर दोगे, बड़ा मजा आएगा। शुरुआत में दिक्कत आ सकती है आप लोगों को, लेकिन एक बार सीख गए तो खुदा कसम सेकंडों का जवाब है आप। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? अगले सवाल के साथ फिर मैं आपको जोड़ने की कोशिश, उतारिएगा एक बार जी। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा भी। एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, एक निश्चित लंबाई की तार है एक ठेकेदार के पास। 10% तार चोरी हो गई। आप में से कौन बताएगा 10% क्या हो गई चोरी? ओके, और बची हुई तार में से 70% उसने बेच दी। बच रही है उसमें से 70% क्या कर दी? बेच दी। जो बच रही है उसमें से, शेष में से, ये ध्यान रखना आप, 70% बेच दी। और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है, 810 मीटर अभी भी शेष है। सवाल ये कहना चाह रहा है, बताओ शुरुआत में उस तार की लंबाई कितनी थी, उस ठेकेदार के पास कितने मीटर की तार थी, ये मुझे बताना है। मेरे प्यारे साथियों कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये x मीटर की तार थी, 10% चोरी हो गई, 10% की फ्रैक्शन बनाता हूँ तो क्या बच्चे बनेगी? बताओ 1/10 बनेगी। 10 में से 1 चोरी हो गई तो कितनी बची 9/10 गुणा 70% बेच दी, 70% की फ्रैक्शन बनाता हूँ तो 7/10 कितनी बचेगी 3/10 बराबर कितनी बचत है 810। ये लो, ये बात को समझ जाओगे आप। देखो कैसे आया, एक बार दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ। टोटल तार की लंबाई कितनी थी x, 10% चार तार चोरी हो गई तो 90% बची, 90% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 9/10। 70% बेच दी, 70% में बेच दी तो कितनी बची 30%, 30% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 3/10। अब आप इसको हल कर दीजिएगा, 9 3 27, 27 3 81। ये लो, x बराबर 10 दाएँ का 100, 100 गुणा ये करूँगा मैं 30 तो 3000। बताओ तार की शुरुआत में लंबाई कितनी थी 3000 मीटर थी। बिल्कुल इजी सवाल हो गया। और एक और सवाल से फिर आपको जोड़ने का प्रयास मेरा, एक बार इसका उतार लीजिएगा आप जी। दोस्तों सुनिएगा, अगला सवाल मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक इसी प्रकार का सवाल है, बिल्कुल सेम। देखना क्या है सवाल। सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है। आप में से कौन बताएगा हिंदी में किताबें कितने % है? 20%। ये मैं यहाँ लिख चुका हूँ, आगे सुनो सवाल क्या कहना चाह रहा है। और बची हुई में से 50% अंग्रेजी में, जो शेष बच रही है उसमें 50% अंग्रेजी में, जो शेष बची हुई है उसका 50% किस में है? अंग्रेजी में। आगे सुनो, ये शेष को मैं हटा देता हूँ, आप लोग समझ जाना शेष। आगे सुनो, और बची हुई में से 30% फ्रेंच में, जो बची हुई है उसमें से फ्रेंच में के 1% है 30% है। और
बची हुई 630 किताबें दूसरी भाषाओं की है। अन्य भाषाओं की किताबों की संख्या कितनी है? 630 है। ये मुझे दे रखा है, सवाल में ये पूछा है पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या कितनी है। टोटल किताबों की संख्या मुझे बतानी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से कौन बताएगा? केवल एक लाइन में जवाब देना है। टोटल पुस्तकों की संख्या मैंने क्या मान ली? x। 20% किताबें हिंदी की है तो शेष कितनी बची? 20% की फ्रैक्शन बनाता हूँ तो क्या बनेगी? 1/5। 50% की फ्रैक्शन 1/2, इसकी 3/10। ये लो, 5 में से 1 हिंदी की है तो कितनी बची? 4/5। 2 में से 1 अंग्रेजी की है तो कितनी बची? 1/2। 10 में से 3 फ्रेंच की है तो कितनी बची? 7/10। बराबर कितनी बचत है? 630। ये अलग भाषाओं की आ गई। ये लो, एक लाइन का जवाब है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न का। अब आप में से कौन बताएगा? 7 9 63, 90 बार। 2 दूनी के 4, आप यूं काट दो भले से, इसको इससे काट दिया। 5 25, x बराबर 90 गुणा क्या हो जाएगा? 25। 25 नाम 225 और 0, 2250 किताब टोटल आपके पास आंसर। बताओ कहीं दिक्कत हो तो। और एक और सवाल से मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जो आज का अंतिम सवाल होगा। दोस्तों, हम छोटी छोटी वीडियो से आपको जोड़ने की कोशिश। थैंक यू सो मच, एक बार उतारिएगा जी। दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने देखना। सवाल कुछ इस प्रकार से है, स्क्रीन पर लग गया होगा, पढ़िएगा आप सभी, और मैं भी पढ़ता हूं, क्वेश्चन का आंसर देता हूं। सुनिएगा आप सब। एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को, ये निर्माता साहब, निर्माता ने किसको बेचा? थोक विक्रेता को। और ये कितने % लाभ पर दे रखा? 25% लाभ पर बेचा। आगे सुनो, थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर। आगे सुनो, दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर। ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। और सवाल ये कहना चाह रहा है, यदि ग्राहक ने उसे 9600 रुपये में खरीदा है, ग्राहक ने उसे कितने रुपए में खरीदा है? 9600 रुपये में खरीदा है, तो बताओ निर्माता के लिए उसकी क्या कीमत थी? उसकी कीमत कितनी थी? निर्माता ने उसको कितने रुपए में बनाया होगा उस वस्तु को? सबने लाभ 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 में बेच दी, और ग्राहक ने उसे कितने रुपए में खरीदी? 9600 रुपये में। साथियों, अब मुझे ये बताना है कि निर्माता ने उस वस्तु को कितने में खरीदी। जैसे माना कि ये पेन जब कंपनी ने बनाया होगा तो ये मार्केट में लेके आता हूँ तो 30 रुपये का मुझे मिलता है। क्या कंपनी ने इसे 30 रुपये का बनाया होगा? नहीं दोस्तों, कंपनी ने तो इसे 10 रुपये में बनाया होगा। फिर उसने 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचा। थोक विक्रेता जानते हो ना, बड़े बड़े दुकानदार, लादूराम, छीजनदास, ऐसे बड़े बड़े, उनने छोटे छोटे दुकानदारों को बेचा। दुकानदारों ने किसको बेचा? ग्राहकों को। इस प्रकार से धीरे 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 रेट बढ़ती गई। आइए साथियों, 9600 रुपये हो गई। निर्माता ने जब वस्तु का निर्माण किया होगा तो शायद उसकी कीमत कम रही होगी, वही कीमत मुझे बतानी है। और निर्माता की कीमत मैंने क्या मान ली? x रुपये। इतना इजी सवाल, बिल्कुल एक लाइन में जवाब आपको देना है। 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/4। 4 रुपये थी तो 1 रुपये बढ़ गई, कितनी हो गई? 5/4। 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 5/1/5। 5 रुपये से 1 रुपये बढ़ गई, कितनी हो गई? 6/5। 28% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 28/100। 4 7 28, 4 से 25 बार। 25 रुपये थी तो 7 बढ़ गई, कितनी होगी? 32/25 बराबर 9600। बताओ, एक लाइन में आप लोग काट दोगे यूं धुआंधार। मुझे पता है ये 3 बार कटेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 6 पंजों का 30। एक बार में काटो ना आप, बारीक कटता है एक बार में काटने पर। अब ये बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 25 चौकू 100, 100 गुणा 5 करूँगा 500, 500 गुणा 10 करूँगा तो 5000। बताओ उस वस्तु का निर्माण निर्माता ने कितने रुपए में बनाया होगा? 5000 रुपये में, और दुकानदार को कितने में मिल रही है? 9600 रुपये में। ऐसा क्यों हुआ? धीरे 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 सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सब लोग प्रॉफिट पर बेचते हैं। थैंक यू, आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है लेकिन अच्छी है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, कल मैं इसी टाइम पर मिलूँगा। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, राम राम, शुभ रात्रि।